राशि और रोहन खुले आसमान के नीचे हाथों में हाथ थामे बैठे थे। राशि, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा है ना? रोहन, हाँ, अभी कुछ दिनों पहले ही हम बिल्कुल अजनबी थे और आज हम दोनों की सगाई भी हो गई। इस सब का क्रेडिट ना तुम्हारी दोस्त महक को जाता है। ना वो तुम्हें फ़ोन करती और ना फिर तुम मुझे फ़ोन कर डांट लगाती। राशि हंसने लगी। मैंने कितना ज़्यादा डांटा था ना तुम्हें उस रोज़। मुझे तो आज तक यह सब सोचते हुए हंसी आती है। रोहन, कभी कभी किसी को उसका प्यार यूं ही अचानक मिल जाता है, तो कभी कभी अपने प्यार को हासिल करने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। इस मामले में हम बहुत लकी हैं कि हमें कोई खास मशक्कत नहीं करनी पड़ी। सब कुछ आसानी से होता चला गया। राशि अब थोड़ा शांत हो गई। रोहन, क्या हुआ? राशि, कहीं वक्त के साथ हमारा रिश्ता कमजोर तो नहीं पड़ जाएगा? रोहन चौंका। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? राशि, तुम्हें तो पता है ना कि मेरा ज्यादातर वक्त तो ड्यूटी पर ही बीतेगा। ना रोज का मिलना है और ना रोज की बातें। कहीं इस सब का असर हमारे रिश्ते पर तो नहीं पड़ेगा ना? रोहन जोर से हंस दिया। तुम ना सच में तारा भाभी जैसी हो, दिमाग से एकदम कांडी और दिल से मासूम। कुछ रिश्ते गुजरते वक्त के साथ और मजबूत होते हैं। उनमें यह जरूरी नहीं होता कि आप कितनी बार मिले या कितनी बार बातें की। जरूरी यह है कि जब भी मिले तो हर पल को जी भरकर जी लिया जाए। और तुम परेशान मत हो, जब भी तुम्हें मेरी याद आए बता दिया करना, मैं खुद तुमसे मिलने आ जाया करूंगा। राशि मुस्कुरा दी। वाह रोहन साहब, आप तो फिलोसफर हो गए। रोहन, ये बातें मैं नहीं कबीर भाई कहते हैं। अब तुम ही देखो, हमारी भाभीियों को भी भला कौन सा रोज का साथ नसीब होता है भाइयों का। लेकिन तुम ही कहो कि क्या तुम्हें कभी लगता है कि वो भाइयों से प्यार नहीं करती, या फिर भाइयों को देखकर तुम्हें कभी लगा कि वो भाभीियों से प्यार नहीं करते? राशि, बिल्कुल भी नहीं। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है हमारे रिश्ते की। मुझे यह तो पता था कि मैंने एक अच्छा बकरा फंसाया है, लेकिन ये नहीं पता था कि फैमिली भी इतनी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। सच्ची, मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ ऐसी फैमिली पाकर। रोहन के चेहरे पर अब गंभीरता के भाव आ गए। वह किसी सोच में डूब गया। राशि, अब तुम्हें क्या हुआ? रोहन, भाइयों की याद आ रही है। आज एक भी भाई नहीं थे मेरी सगाई में। सब कुछ कितना फीका सा लग रहा है। ऋषभ भाई एक बड़े भाई की तरह मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करते रहते हैं। कबीर भाई तक से उलझ जाते हैं मुझे बचाने के लिए, तो देव और मंजीत भाई मुझसे दोस्तों की तरह पेश आते हैं। मुझे उनसे कुछ भी कहने से पहले सोचना नहीं पड़ता। और कबीर भाई, उन्होंने तो मुझे अपने बेटे की तरह पाला है। सभी बहुत प्यार करते हैं मुझे, लेकिन आज कोई भी यहाँ नहीं है। मुझे पता है कि उन्हें भी ये बात चुभ रही होगी, लेकिन वो जताएंगे नहीं। राशि, अगर ऐसा ही है तो फोन करके बात कर लो ना उनसे। रोहन, मैंने मैसेज छोड़ा है सारे भाइयों को, जो भी फ्री होगा वो मुझसे फोन पे बात कर लेगा। मैं इसलिए नहीं करता कि कहीं किसी गलत वक्त पर ना फोन कर दूं। सिन्हा सर के साथ मीटिंग खत्म करने के बाद सारे दोस्त बाहर निकल गए, लेकिन कबीर रुक गया। सिन्हा सर ने उसे देखा और बोले, कुछ कहना चाहते हो? कबीर, हाँ। सिन्हा सर, तो फिर कहो, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? कबीर, सर मैं जय के बारे में बात करना चाहता था। दरअसल जय और माही दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। मैं बस कह रहा था कि अगर आपको ठीक लगे तो। कहते हुए वह चुप हो गया। सिन्हा सर मुस्कुरा दिए। सॉरी, इस मामले में तुम थोड़ा लेट हो गए हो। कबीर परेशान सा बोला, लेट हो गया? इसका क्या मतलब हुआ? सिन्हा सर, मैं पहले से ही जानता हूँ कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, और मैंने सोच रखा है कि इस मिशन के बाद दोनों की सगाई करवा दूंगा। माही के माँ पापा से मैंने बात कर ली है, और साथ ही जय के घर वालों से भी बात कर ली है। सभी रिश्ते के लिए तैयार हैं। कबीर यह सब सुनकर चौंक गया। क्या? लेकिन जय को तो कुछ भी नहीं पता इस बारे में। सिन्हा सर, जानता हूँ, क्योंकि मैंने ही मना किया है जय के घर वालों को। कबीर अचंभे से बोला, लेकिन क्यों? सिन्हा सर, दरअसल मैं देखना चाहता हूँ कि जो कांडी सबको परेशान करता है, जब उसे एहसास होगा कि उसके साथ भी कांड हो गया है तो उसका रिएक्शन कैसा निकलेगा। कबीर और सिन्हा सर हंसने लगे। उधर देव ने रोहन का मैसेज देखा तो सारे भाइयों को इस बारे में बताया। उसने रोहन को कॉल की और स्पीकर ऑन कर दिया। पहले सभी ने मिलकर राशि और रोहन को सगाई की बधाई दी। सभी उसकी उदासी को भांप गए थे। ऋषभ, तू चिंता मत कर,
सगाई ना सही, लेकिन शादी में तो हम खूब धमाल मचाएंगे। सभी से बातें करने के बाद रोहन बोला, कबीर भाई कहाँ हैं? इतने में सिन्हा सर के पास से आकर कबीर वहां खड़ा हो गया। वह कुछ बोलता कि देव ने उसे चुप रहने का इशारा किया और रोहन से बोला, कबीर तो अभी यहाँ नहीं है, पता नहीं कितने दिनों में आएगा। तूने हमसे बात कर ली, इतना काफी नहीं है तेरे लिए? रोहन, नहीं वो बात नहीं है, मैं तो। तभी दूसरी तरफ से कबीर की आवाज आई, ऐसा भला हो सकता है कि मैं अपने भाई को उसकी सगाई की बधाई ना दूं? तू खुश तो है ना? रोहन कबीर की आवाज सुनते ही खुश हो गया, बहुत ज्यादा। आप सभी बस जल्दी से घर वापस आ जाओ। कबीर, हम बहुत जल्द वापस आएंगे। कुछ देर बातें करने के बाद कबीर ने फोन रख दिया। जय मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, लगता है सभी की शादी हो जाएगी, बस मैं ही कुंवारा रह जाऊंगा। जैसे तैसे तो एक लड़की को जाल में फंसाया, लेकिन कोई शादी की बात ही नहीं कर रहा। मैं खुद जाकर कर नहीं सकता, क्योंकि होने वाले ससुर जी की नजरों में मेरी इमेज कुछ ज्यादा अच्छी है नहीं। कबीर, पहले मिशन पर ध्यान दे, बैंड तो तेरा हम सब मिलकर बजवा ही देंगे। सभी जोर से हंसने लगे। कबीर ने जय को किसी बहाने से बाहर भेज दिया और सभी दोस्तों को बताया कि उसकी सिन्हा सर से क्या बात हुई है। सभी बेहद खुश हुए। ऋषभ को सुनी की याद आ रही थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं तारा वगैरह उसके पास ना हो। राधा माँ ने जब देखा कि सुनी रो पड़ी है तो उसे प्यार से शांत कराया। फिर दुखी होते हुए बोली, कितनी अजीब बात है, तुम भी ऋषभ से प्यार करती हो और निशा भी, लेकिन ऋषभ को किसी से प्यार नहीं। मैंने तो तुम दोनों का ही नाम सुझाया था ऋषभ को, लेकिन उसने निशा को चुना। जीवन साथी चुनने का हक ऋषभ का है, इसलिए मैं उस पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकती। मेरे लिए तो जैसी तुम हो वैसी ही निशा। ऋषभ की शादी चाहे किसी से भी हो, लेकिन एक बच्ची का दिल तो टूटेगा ही। पहले तारा भी इस एक तरफा एहसास से गुजर चुकी है, और अब तुम। जानती हूँ कि बहुत तकलीफ हो रही है तुम्हें, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऋषभ ने निशा को चुना है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। सुनी, नहीं आंटी, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। इस कहानी शायद हमारे अंदर ही कोई कमी है, तभी तो ऋषभ सर का प्यार हमें नहीं मिला। हमारे साथ रहते हुए भी उन्हें हमसे प्यार नहीं हुआ। किसी और चैनल राधा पर माँ, सुन रहे हैं तो इसका मुझे सीधा माँ अर्थ कहोगी तो है ज्यादा कि खुशी उस होगी। चैनल के मालिक ने बहू ना सही, इसे बेटी तो चुराकर बना ही पोस्ट सकती किया हूँ है। तुम्हें। तुम आपसे चाहो तो एक अनुरोध बार है और बात कि करके ऐसे देखती हूँ मैं लोगों ऋषभ की से हिम्मत ना कि। बढ़ाएं और उनके चैनल पर इस सुनी कहानी को उनकी ना बात सुनाएं। पूरी होने से पहले ही उनके गले लगकर रोने लगी। नहीं माँ, आप प्लीज उनसे कुछ मत कहिएगा, हम नहीं चाहते कि ऋषभ सर को कोई गिल्ट हो। तीनों बहुएं यह सब सुनकर वापस तारा के कमरे में आ बैठी। साहिबा, विश्वास नहीं होता कि ऋषभ भाई ने अपनी खास दोस्त को शादी से मना कर दिया, लेकिन अनजान होने के बावजूद निशा को हाँ कहा। मौली, ये तो एक तरफा मामला निकला, अब क्या करें? तारा, सुनी की तकलीफ मैं समझ सकती हूँ। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि सुनी के हिसाब से ऋषभ नहीं जानता कि वह उसे प्यार करती है, लेकिन फिर ऋषभ क्यों मुझसे बात नहीं कर रहा? वह क्यों हमसे दूरी बनाए बैठा है? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। दोनों उसकी बात सुन सोच में पड़ गईं। तारा, मुझे कबीर से बात करनी होगी, उसके बाद ही हम कोई फैसला कर पाएंगे। कबीर मुश्ताक के कैंप के लिए निकल रहा था तो वह सारे भाइयों से बोला, जो प्लान डिसाइड हुआ है उसके हिसाब से ही काम करना। अब हम सीधा मुश्ताक को खत्म करने के समय ही मिलेंगे। तारा बार बार उसे फोन कर रही थी। ऋषभ को किसी काम के लिए भेजने के बाद कबीर ने उसका फोन रिसीव किया। तारा, कब से फोन कर रही हूँ, उठा क्यों नहीं रहे? कबीर, मैं अपने काम से जा रहा हूँ, कुछ दिनों तक बात नहीं हो पाएगी। तुम कहो, इतनी रात तक सोई क्यों नहीं? तारा, सो कैसे जाऊं, इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना जरूरी तक नहीं समझा। कबीर, किसकी बात कर रही हो तुम? तारा, ऋषभ और सुनी की बात कर रही हूँ। कबीर ने स्पीकर ऑन कर दिया और मुस्कुराकर बोला, क्या हुआ, खुलकर कहो। सभी भाइयों ने राहत की सांस ली कि चलो, आखिरकार तारा को इस मामले में पता पड़ ही गया। तारा, मैं इस ऋषभ को छोड़ूंगी नहीं। बेचारी सुनी उससे इतना ज्यादा प्यार करती है, लेकिन ये रावण है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यह सुनकर सारे भाई चौंके। फिर अगले ही पल सभी के चेहरे पर खुशी दिखने लगी। कबीर, क्या सुनी ऋषभ से? तारा, हाँ। कबीर,
उसने तुमसे खुद कहा? तारा, नहीं, उसने माँ से कहा और हमने सुना। कबीर धीरे से दोस्तों से बोला, मुझे लगा ही था कि कुछ गलतफहमी हुई है। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन सोचते हैं कि दूसरा वाला उसे प्यार नहीं करता। सभी ने सिर हिलाकर सहमति जताई। तारा, क्या बोले तुम? कबीर, कुछ नहीं, तुम कहो। तारा, तुम ऋषभ को समझाते क्यों नहीं कि सुनी कितनी अच्छी लड़की है? कबीर, ऋषभ क्यों हमसे बात नहीं कर रहा? क्या छुपा रहा है वो? मुझे लगता है कि ऋषभ भी सुनी से प्यार करता है, लेकिन किसी वजह से झूठ बोल रहा है। सुनी तो बिल्कुल वैसी ही लड़की है जैसी उसे चाहिए थी। फिर क्या है ये सब? तुम लोग क्या छुपा रहे हो हमसे? तुम भी तो कुछ कहते हुए रुक गए थे। कबीर, तुम जो समझ रही हो सब सही है, बस दोनों के बीच गलतफहमी है। हम भाइयों को ऋषभ ने कुछ भी ना करने के लिए अपनी कसम से बांध रखा था, इसलिए हमने जय के प्लान के मुताबिक तुम्हें हिंट दी ताकि तुम सच का पता लगा सको, और तुमने कर दिखाया। फाइनली सारी टेंशन खत्म हो गई। हम लोग ऋषभ को और तुम लोग सुनी को बता दो कि दोनों का प्यार दो तरफा है। तारा को अब शरारत सूझी, ऐसे कैसे बता दें हम लोग इन्हें? जब प्यार खुद किया है तो इजहार भी खुद ही करने दो। हम लोग कबाब में हड्डी क्यों बने? उस रावण ने हमें बहुत तंग किया है, इस बार हमारी बारी है उसे थोड़ा सा तंग करने की। और बेचारी सुनी को भी तो कितना रुलाया है उसने। सब कुछ हम ही कर देंगे तो फिर रावण क्या करेगा? थोड़ी शरारत तो बनती है रावण के साथ। तारा की बात पर कबीर, मौली के अलावा सभी सहमति जताने लगे। दोनों को हार कर उनकी बात माननी पड़ी। मौली, इससे दोनों ही तंग होंगे, क्यों ना हम सुनी को सच बता दें ताकि वो परेशान ना हो। साहिबा, बिल्कुल नहीं, वरना सुनी ऋषभ को परेशान देख सब बता देगी। कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर दोनों हमेशा के लिए साथ होंगे। ऋषभ भाई सबसे मजे लेते हैं, पहली बार तो मौका मिला है उनसे मजे लेने का। कबीर, और ये कैसे होगा? तुम लोग क्या प्लान कर रहे हो? तारा, वो तो सोचना पड़ेगा। जय जल्दी से बोला, मैं बताऊं? कबीर ने उसे डांटकर चुप करा दिया। इस शैतान दिमाग को कुछ वक्त आराम भी दिया कर। जय उदास सा खड़ा हो गया। यह देख सभी जोर से हंस पड़े। तारा, ये गलत है कबीर, बेचारा मदद ही तो कर रहा है। बताओ जय, क्या प्लान है तुम्हारा? जय ने कबीर की तरफ देखा जैसे बोलने की परमिशन मांग रहा हो। मंजीत, तू बोल दे जय, होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर है ना, तो कबीर भी कुछ नहीं कर सकता। कबीर हल्के से मुस्कुरा दिया। जय, हम ऋषभ सर को बोल देते हैं कि सुनी मैम की कुछ ही दिनों में शादी है, बस ऋषभ सर को बर्दाश्त नहीं होगा। सुनी मैम भी तो अपनी नाराजगी को दबाए बैठी हैं। जिस रोज दोनों आमने सामने आएंगे तो ऋषभ सर पक्का सुनी मैम पर अपना गुस्सा उतारेंगे। फिर सुनी मैम भी क्यों चुप रहेंगी? दोनों लड़ते झगड़ते कह ही देंगे अपने दिल की बात। वैसे भी दोनों अभी तो वैसे भी नहीं मिल पाएंगे क्योंकि सुनी मैम छुट्टी पर है और ऋषभ सर कुछ दिन बिजी हैं, तो मिलना तो दोनों को हमारे लौटकर आने पर ही होगा। सभी ने उसके प्लान पर सहमति जता दी। मौली, लेकिन निशा, उसका क्या? कबीर, मैं लौटकर उससे बात कर लूंगा, समझा दूंगा। कल तुम लोग उसे सब बता देना, वो जरूर समझ जाएगी। तारा, ठीक है, तुम सभी जल्दी से अपना काम खत्म कराओ, फिर सारे मिलकर शादी का इंतजाम करेंगे। कबीर और तारा ने फोन रख दिया। तारा, मौली और साहिबा खुश हो रही थीं कि उन्हें दरवाजे पर खड़ी राशि दिखाई दी। उसे देख तीनों चुप हो गईं कि पता नहीं ये कैसे रिएक्ट करेगी। अगले ही पल राशि खुश होते हुए आगे बढ़ तीनों के गले लग गई। आपके इस प्लान में मैं भी आपके साथ हूँ। यह सुन तीनों हंस पड़ी। कबीर ने अपना हुलिया बदला। वह अपना फ़ोन स्विच ऑफ करने को हुआ कि एक फ़ोन कॉल आया। कबीर इतनी रात उस इंसान के फ़ोन पर थोड़ा परेशान हो गया। उसने कॉल रिसीव कर उससे कुछ वक्त बातें की, फिर कॉल कट कर किसी गहरी सोच में डूब गया। अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने अपने दूर शहर में रहने वाले एक खास दोस्त को फ़ोन कर उससे अपनी परेशानी साझा की। दोस्त ने कबीर को इत्मीनान से अपने काम पर ध्यान देने को कहा और उसकी परेशानी सुलझाने का वादा किया। कबीर अब फ़ोन स्विच ऑफ कर फिरदौस के पास पहुंचा और उसे बताया कि वह मुश्ताक को ख़त्म करने जा रहा है। उसे अब कोई भी नहीं बचा सकता। फिरदौस गहरी सोच में डूब गया। सभी दोस्तों से मिलकर कबीर मुश्ताक के कैंप के लिए निकल गया। दूसरे दिन सुबह जल्दी ही राशि, सुनी और अपने परिवार के साथ वापस लौट गई। तारा, मौली और साहिबा ने घर में सभी को सच बता दिया, जिसे जानकर हर कोई खुश था।
राधा माँ की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने मौली को निशा को बुला लाने के लिए कहा ताकि वह खुद उसे समझा सकें। मौली निशा को बुलाने चली गई, लेकिन कुछ ही देर में वह परेशान सी लौटी। निशा अपने सारे सामान के साथ गायब थी। सभी सोच में पड़ गए कि निशा गई कहाँ और क्यों।